नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जहाँ मोदी पर बयान देकर सांसदी गवाई, वहाँ पहुंचे राहुल गांधी। कहा, कर्नाटक में सरकार बनी तो बेरोजगारों को 3000, महिलाओं को 2000 भत्ता। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 24 दिन पहले रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलार में जनसभा को संबोधित किया है। और दोस्तों, यह वही कोलार है जहां राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। तो दोस्तों, 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और एक दिन बाद उनकी सांसदी चली गई। वही दोस्तों, राहुल ने अपने संबोधन में एक बार फिर अडानी मामले का जिक्र किया है और कर्नाटक में भाजपा सरकार के 40% कमीशन का मुद्दा उठाया। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 15,000 से 3,000 रुपए, महिलाओं को 2,000 रुपए भत्ता और दोस्तों राज्य के हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इसके बाद दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी नेताओं का कहना है कि पहले राहुल गांधी की यह रैली 5 अप्रैल को होनी थी, जिसे बाद में 9 अप्रैल और फिर 16 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया था। और उन्होंने बताया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी और उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया की वजह से रैली स्थगित करनी पड़ी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराब नीति केस, केजरीवाल से सीबीआई ऑफिस में पूछताछ जारी। राघव चड्ढा ने अरविंद को कृष्ण बताया, आपकी 6 से ज्यादा एमएलए हिरासत में। तो दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ऑफिस में पिछले 5 घंटों से पूछताछ चल रही है। और दोस्तों, वह रविवार 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे। वही केजरीवाल से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आपके 6 से ज्यादा विधायकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, पार्टी सांसद और पंजाब के सीएम भगवंत मान केजरीवाल को सीबीआई ऑफिस तक छोड़ने गए थे। और दोस्तों, बाद में नेताओं ने सीबीआई ऑफिस के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद दोस्तों राघव चड्ढा और संजय सिंह समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वही दोस्तों, उधर दिल्ली सीएम केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक गोपाल राय ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें दोस्तों पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, दिल्ली मेयर शैली ओबरा और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल भी मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के डेली केसेस घटे, 24 घंटे में 10,093 नए मरीज मिले, 23 मौतें हुई, एक्टिव मामले 57,000 पार। तो दोस्तों, देश में शनिवार को कोरोना के मामलों में कमी देखी गई है और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,093 नए केस दर्ज किए गए, जबकि दोस्तों 23 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों, एक्टिव केस बढ़कर 57,542 हो गए हैं और डेली पॉजिटिविटी रेट 5.61% पर पहुंच गई है। इससे पहले दोस्तों, शुक्रवार को 10,753 और गुरुवार को 11,109 मामले सामने आए थे। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में शनिवार को 1396 नए केस आए और हरियाणा की बात करें तो यहाँ 874, उत्तर प्रदेश में 688 और महाराष्ट्र में 660 नए केस शामिल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने भाजपा छोड़ी, टिकट न मिलने से नाराज थे। कहा, कांग्रेस में शामिल होने पर फैसला नहीं, चुनाव लड़ूंगा। तो दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 25 दिन पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार ने शनिवार देर रात भाजपा से इस्तीफा का ऐलान किया है। और दोस्तों, शेट्टार ने टिकट न मिलने से नाराज चल रहे थे और रविवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले दोस्तों, 12 अप्रैल को राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके लक्ष्मण सावदी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और सावदी ने 14 अप्रैल को कांग्रेस का दामन थाम लिया था और अब वह कांग्रेस की टिकट पर अथानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, सीएम बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भाजपा से इस्तीफे पर उन्हें तकलीफ हुई और शेट्टार के क्षेत्र के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को शेट्टार से व्यक्तिगत रूप से बात भी की थी। तो दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शेट्टार को केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा पद देने का वादा किया था। और बोम्मई ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोम्मई ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा रोल मॉडल बताया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अतिक के हत्यारों के घरों से रिपोर्ट, लवलेश लड़की को थप्पड़ मारने पर जेल गया, सनी 15 और अरुण 10 साल से घर से फरार। तो दोस्तों, प्रयागराज में शनिवार रात 10:35 पर अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के सामने हत्या कर दी गई है। और दोस्तों, गोली मारने वाले 3 शूटर्स मीडिया कर्मी बनकर ही आए थे और हत्या की तुरंत बाद तीनों ने
ने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों शूटर लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है और दोस्तों शनि सिंह हमीरपुर और अरुण कांसगंज का निवासी है। वही दोस्तों हत्या के अगले दिन रविवार को लवलेश के पिता बोले कि थप्पड़ मारने के केस में जब बेटा जेल गया तभी से उसे त्याग दिया। वही दोस्तों उधर सनी और अरुण को तो उनके गांव वालों ने बचपन से ही नहीं देखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपीसीजी राजस्थान में चुनाव से पहले भास्कर महासर्वे, 76% लोगों ने कहा मुफ्त की चीजों के वादे ठीक नहीं, 3% के लिए जाति धर्म प्रमुख। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 221 दिन पहले शुरू हुए महाभारत 2023 के पहले चरण में भास्कर महासर्वे में तीनों राज्यों के 77,407 लोगों ने राय साझा की है। तो दोस्तों कुल 520 विधानसभा सीटों वाले इन राज्यों के 59% मतदाता अपने विधायक से असंतुष्ट है। वही दोस्तों 76% ने कहा है कि उन्हें मुफ्त की चीजों के वादे पसंद नहीं है, जबकि 3% लोगों ने कहा है कि वोट देते समय जाति धर्म देखेंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में भास्कर महासर्वे के प्रदेश में 44,567 लोगों ने राय साझा की है और नतीजे बताते हैं कि आगामी चुनाव के लिए अभी मतदाता का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे बड़ी जरूरत है बेहतर कानून व्यवस्था और सबसे ज्यादा लोग ईमानदार प्रत्याशी चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकपाल पर 4 साल में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च, 78% शिकायतें अंग्रेजी में ही नहीं थी, इसलिए सुनवाई ही नहीं हुई, सिर्फ 3 मामलों की जांच पूरी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों जैसे अहम पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच के लिए 2019 में बना लोकपाल अब तक एक भी मामले में किसी को भी दोषी बनाकर मुकदमा नहीं चल पाया है। तो दोस्तों इन 4 सालों में लोकपाल के पास 8,700 से अधिक शिकायतें पहुंची। इनमें से दोस्तों 6,775 शिकायतें इस आधार पर खारिज कर दी गई कि वे सही फॉर्मेट में दर्ज नहीं हुई थी। तो दोस्तों सही फॉर्मेट की बेतुकी शर्त यह है कि शिकायत सिर्फ अंग्रेजी में होनी चाहिए। और दोस्तों लोकपाल ने जितनी भी शिकायतें सही फॉर्मेट नहीं होने का हवाला देकर खारिज की है उनमें दोस्तों ज्यादातर हिंदी में थी। इसके अलावा दोस्तों कई शिकायतें दक्षिण भारतीय भाषाओं में थी। और लोकपाल के दफ्तर में कितनी शिकायतें सिर्फ भाषा के आधार पर रद्दी की टोकरी में डाल दी गई है, इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों लोकपालों के आंकड़ों के अनुसार 4 साल में सिर्फ 14 मंत्रियों, सांसदों या विधायकों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई है। इनमें से दोस्तों अब तक सिर्फ 3 मामलों में जांच पूरी हो पाई है। हालांकि दोस्तों कार्मिक मामलों पर सांसद की समिति को दी गई जानकारी के अनुसार 36 मामलों में शुरुआती जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक एक भी मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह गोवा पहुंचे, पोंडा में रैली करेंगे, राज्य में बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गोवा पहुंचे और वह पोंडा में रैली कर बीजेपी के 2024 लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू करेंगे। वहीं दोस्तों डाबोलिम एयरपोर्ट पर सीएम प्रमोद सावंत ने उनका स्वागत किया और गोवा भाजपा के महासचिव नरेंद्र सवाईकर ने कहा है कि शाह सबसे पहले वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर पणजी से करीब 30 किलोमीटर दूर एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि हम रैली में 25,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और रैली में सहयोगी भी हिस्सा लेंगे। यह बैठक गोवा में भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत भी करेगी। वहीं दोस्तों सवाईकर ने विश्वास जताया कि भाजपा गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और संयोग से सवाईकर 2019 में चुनाव में दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरडीना से हार गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के 1 ट्रिलियन लिथियम रिजर्व में निवेश करेगा चीन, 81,000 करोड़ ऑफर किए, 7 महीने में सुरंग बनाने का वादा किया। तो दोस्तों चीन अब अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व वाले इलाके में निवेश करना चाहता है। इसके लिए दोस्तों तालिबान के माइनिंग और पेट्रोलियम मंत्री शहाबुद्दीन दिलावर ने चीन की कंपनी गोचीन के अधिकारियों से काबुल में मुलाकात की है। तो दोस्तों मंत्री दिलावर ने कहा है कि इस निवेश से 1,20,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और चीन की कंपनी ने तालिबान से यह वादा भी किया है कि वो सलांग पास को 7 महीनों के भीतर ठीक कर देंगे और साथ ही एक और टनल भी बनाएंगे। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान में इस निवेश से चीन 2025 तक सबसे बड़ा लिथियम सप्लायर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अफ्रीका से चीन ने 2022 में 1,94,000 टन लिथियम निकाला था, जो 2025 तक बढ़ाकर 7,05,000 कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारायण प्रसाद सऊद होंगे नेपाल के नए विदेश मंत्री, आज शपथ लेंगे। 2014 में सुशील कोइराला की सरकार में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों नेपाली कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी के मेंबर
नारायण प्रसाद सऊद नेपाल के नए विदेश मंत्री होंगे। तो दोस्तों उन्होंने रविवार को दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है और एनपी सऊद 2014 में सुशील कोइराला की सरकार में सिंचाई मंत्री थे। वही दोस्तों पिछले 1.5 महीने से प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाले रखा था और दोस्तों सत्ताधारी पार्टी में विवादों के चलते अब भी कैबिनेट के कई मंत्रियों के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। तो दोस्तों द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के बीच शनिवार को सऊद को नया विदेश मंत्री नियुक्त करने पर सहमति बनी है। वही दोस्तों इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि 23 दिसंबर को चीन एक बड़े अधिकारी वांग शिन की मुलाकात नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन के प्रमुख केपी ओली और माओवाद सेंट्रल के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी हुई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आईपीएल के बाद ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो की तरह लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा आईपीएल के बाद ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा, जिसके लिए दोस्तों यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और जल्दी जियो सिनेमा में हिंदी, मराठी, बंगाली और भोजपुरी सहित कई भाषाओं में मूवीज और ओरिजिनल वेब सीरीज भी रिलीज करेगा। तो दोस्तों जियो सिनेमा आईपीएल 2023 का ऑफिशियल डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर है और रिलायंस की मीडिया यूनिट वियाकॉम 18 ने डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग के लिए 23,758 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर से कोई चार्ज लिए बिना आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो दोस्तों ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में रिलायंस की मीडिया और कंटेंट बिजनेस प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने कहा है कि जियो सिनेमा पर 100 से अधिक मूवी और वेब सीरीज रिलीज करने की भी योजना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी के स्टाइल में माफिया गैंगस्टर को गहलोत की चेतावनी, बोले नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, पुलिस झुकेगी नहीं, बदमाश भागते फिर रहे। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के माफिया और गैंगस्टर को यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के स्टाइल में चेतावनी दी है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि बदमाश ज्यादा दिनों तक पुलिस से भागकर नहीं रह सकते हैं और अच्छा होगा कि सरेंडर कर दे वरना उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा और सीएम अशोक गहलोत रविवार सुबह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान दोस्तों कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस ने पिछले 1.5-2 माह में जिस तरह से बदमाशों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला है उससे बदमाशों में पुलिस का भय फैला हुआ है और राजस्थान शांतिपूर्ण जगह है, यहाँ अपराध बहुत कम होते हैं और हमारा मकसद है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दिनों पुलिस के एक्शन के बाद बदमाश माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और यह पहली बार देखने को मिला है। तो दोस्तों कार्यक्रम के दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि 16 अप्रैल 1949 में राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश जारी हुआ, इससे राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई थी और वर्तमान में 1,12,000 फोर्स राजस्थान पुलिस के पास है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना ने 6 महीने में 20 किलो वजन बढ़ाया घटाया, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर योगेश बोले मल्टीपल इंजरी के बावजूद बैसाखी से जिम आते थे सोनू सूद। तो दोस्तों मुंबई की अंधेरी वेस्ट का एक जिम, यह जिम बाकी आम जिम की तरह ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक बहुत ही खास इंसान से। उनका नाम है दोस्तों योगेश भटेजा। तो दोस्तों योगेश पिछले 10 सालों से बॉलीवुड सेलेब्स की फिटनेस कोच है और कंगना रनौत, सोनू सूद, कपिल शर्मा, तमन्ना भाटिया, श्रेया सरन जैसे 17 से 18 सेलेब्स योगेश के क्लाइंट है। तो दोस्तों वजन घटाना बढ़ाना हो या 6 पैक एब्स बनाना हो, योगेश सेलेब के इन सारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर उन्हें गाइड करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि योगेश 10 सालों में बतौर फिटनेस कोच में काम कर रहे हैं और यह अंधेरी वेस्ट के एक जिम ट्रेनर है और यह अब तक करीब 17 सेलिब्रिटीज के फिटनेस ट्रेनर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कंगना रनौत और तमन्ना भाटिया बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब यह कहे कि हमसे यह नहीं हो पाएगा। और दोनों ही एक्टर सेल्फ ड्रिवेन है और सेल्फ मोटिवेटेड भी है और इन्हें कभी ओवर पुश नहीं करना पड़ता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गलत एड्रेस पर पहुंची पुलिस, निर्दोष पर गोली चलाई। घरेलू हिंसा की शिकायत मिली थी मैक्सिको की घटना। तो दोस्तों न्यू मैक्सिको में 3 पुलिस ऑफिसर घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर एक गलत घर में पहुंच गए और इस बात का पता न होने के बावजूद उन्होंने घर के मालिक 52 साल के रॉबर्ट डॉटसन पर गोली चला दी। और दोस्तों इतना ही नहीं, पुलिस और मृतक की पत्नी के बीच फायरिंग भी हुई और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह घटना 5 अप्रैल की है और अब पुलिस ने इनका बॉडी कैम फुटेज भी जारी किया है। तो दोस्तों वीडियो में देखा जा रहा है कि पुलिस एक घर का दरवाजा खटखटा रही है और ऑफिसर्स ने 1 मिनट में 3 बार दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद एक ऑफिसर कंफ्यूज होकर दूसरे ऑफिसर के घर का एड्रेस पूछता है और वो कहता है कि यह हाउस नंबर 43 है या 53। दोनों ऑफिसरों के बीच कुछ सेकंड बातचीत होती है और वो हंसते हैं और वापस जाने लगते हैं। इतने में दोस्तों रॉबर्ट डॉटसन दरवाजा खोलते और पुलिस ऑफिसर उन पर फायरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉबर्ट ने जब दरवाजा खोला तब उनके हाथ में गन थी और यह देखते ही पुलिस ने उन पर फायर कर दिया और वीडियो में देखा जा सकता है कि गोली लगते ही रॉबर्ट जमीन पर गिर जाते हैं और इसी बीच घर के अंदर मौजूद रॉबर्ट की पत्नी चिल्लाने लगती है और यह जाने बिना कि दरवाजे पर कौन है वह भी फायरिंग करने लगती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एफडी से ज्यादा रिटर्न, इसमें मिल रहा 8.2% ब्याज। जाने इस स्कीम से जुड़ी खास बातें। तो दोस्तों सरकार ने हाल ही में पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है और दोस्तों इस स्कीम में अब 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। वही दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपके पैसों पर अच्छा रिटर्न मिले और पैसा भी सेफ रहे, तो दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत सिर्फ 1000 रुपए में अकाउंट खोला जा सकता है और दोस्तों इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। वही दोस्तों इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज भी मिल रहा है। वही देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज दे रहा है, यानी दोस्तों इस स्कीम में एफडी से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है, यानी दोस्तों इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए निवेश करना होता है। हालांकि आप 5 साल के पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको पेनल्टी देनी होती है। तो दोस्तों इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है और अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर व जनवरी के पहले वर्किंग डे को क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वॉर 2 के लिए 32 करोड़ फीस लेंगे अयान मुखर्जी। यशराज फिल्म्स के लिए ब्रह्मास्त्र 2 को होल्ड किया, करण जौहर के साथ अनबन की खबरें। तो दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वॉर 2 का डायरेक्शन करने के लिए यशराज फिल्म ने अयान मुखर्जी को अप्रोच किया है और दोस्तों उन्हें सिद्धार्थ आनंद की जगह लिया गया है और दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें यह फिल्म के लिए तकरीबन दोस्तों 32 करोड़ की मोटी रकम भी दी जा रही है। इसी बीच दोस्तों खबर यह भी है कि अयान का वॉर 2 में काम करना करण जौहर को रास नहीं आया और रिपोर्ट्स की माने तो करण इस बात से काफी नाराज है कि अयान ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को बीच में छोड़कर यशराज फिल्म के साथ ही हाथ मिला लिया। तो दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो अयान ने डायरेक्टर की फीस के तौर पर 32 करोड़ लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो इसी महीने से फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू करने वाले हैं और दोस्तों नवंबर 2023 तक फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ऋतिक रोशन स्टारर यह फिल्म 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में रिलीज होगी। तो दोस्तों वॉर के पहले पार्ट को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था, लेकिन दोस्तों ने यशराज फिल्म ने अब दूसरी फिल्म की जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ दोस्तों ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर चाहते थे कि अयान पहले ब्रह्मास्त्र के सीक्वल पर काम करे और उसके बाद फिर वॉर 2 की मेकिंग स्टार्ट करे, लेकिन दोस्तों करण इस बात से खासे नाराज है कि अयान ने ब्रह्मास्त्र के सीक्वल को मजदार में छोड़ दिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से अयान को पहले ब्रह्मास्त्र में काम करना था, क्योंकि करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट में 100 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि दोस्तों कुछ दिन पहले अयान ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि वह ब्रह्मास्त्र को सीक्वल बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और फिल्म के पहले पार्ट को बनाने में लगभग 10 सालों का समय लग गया था और अयान का कहना है कि अगर वो इतना ज्यादा समय लगाएंगे तो उनकी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं का मैचिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का
सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।